खुशी है कि आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे बीच डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब भी मौजूद है, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमको दिखाया है कि ज़कात फाउंडेशन किस तरह से काम कर सकता है। मेरे साथ राज्यसभा में हमारी बड़ी बहन फौजिया मैडम, वजाहत मिर्ज़ा साहब, सैयद मिसबाउद्दीन साहब, जनाब मारूफ शेख साहब, मजीद तारिक साहब, बहुत मशहूर आर्किटेक्ट जो इस काम में पिछले कई सालों से इस तरह की कॉन्फ्रेंस और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद यूनुस साहब, मुफ्ती अनीसुद्दीन साहब और यहाँ पर जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं। वजाहत मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जिस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर से हो रही है, यकीनन अल्लाह उसमें बरकत अता करेगा। लेकिन वजाहत भाई जो औरंगाबाद के लोग हैं, इस मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के अंदर एक बदलाव देख रहे होंगे। कुछ महीनों पहले तक ये मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के पंखे बंद थे, AC चलता नहीं था, दीवारें टपकती थी। फौजिया मैडम ने कहा है कि हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। मैंने कमिश्नर से कहा था कि सारा पैसा कैसे संत रंगनाथ रंग मंदिर के अंदर लगाओगे, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर को ठीक नहीं करोगे। दूसरे ही दिन में तो आज देखिएगा कि आज ये यहाँ पर मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर, और अगले बार इंशाल्लाह जब आएंगे तो हम इस पूरे इलाके के लिए एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट प्लान हमने किए हैं कि यहाँ पर सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी इंशाल्लाह अच्छे सेमिनार्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस हम ले सकते हैं। इसको पूरा रीडिज़ाइन करके हम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर को बनाने का प्लान अभी काम करते हैं। मैं आप लोगों ने फौजिया मैडम से हमारे सब के दिल की बात आपने सुनी है। ज़फ़र महमूद साहब ने भी आपको बताया है, वजाहत मिर्ज़ा साहब ने भी। बीमारी क्या है हम सबको पता है, तालीम के ताल्लुक़ से हमारी तकलीफ़ें क्या है, हमारी बीमारी क्या है, ये सभी को पता है। और इसका इलाज अगर कोई यहाँ पर कर सकता है तो मैं समझता हूँ इस हॉल के अंदर एक ऐसा शख्स हमारे बीच में बैठा है जो इसका इलाज बखूबी कर सकता है, और इस बीमारी का डॉक्टर हम कह सकते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब, जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के। और आज मैं ये समझता हूँ कि इस महफिल के अंदर यहाँ पे अल-इरफान स्कूल के भी बहुत जिम्मेदारान आए हुए हैं। वजाहत मिर्ज़ा साहब, आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि आज वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी हम मेंबर्स हैं, हम सिर्फ अंदर बैठकर मीटिंग नहीं कर रहे हैं, ज़मीन पे उतर कर जहाँ पर जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा का इस्तेमाल करते हुए वक्फ की ज़मीन वापस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नक्षत्रवाड़ी के अंदर 16 एकड़ ज़मीन, मैं अकेला नहीं, वजाहत मिर्ज़ा साहब, फौजिया मैडम, इम्तियाज़ जलील के साथ पूरे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, अधिकारी नक्षत्रवाड़ी के अंदर 20 गाड़ियों का काफिला लेकर गए और वहाँ पर गाड़े, वहाँ पर ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है करके, और वो ज़मीन हमने अपने साथ कब्जे में ली। नारेगांव इलाके के अंदर जब वहाँ पर हमारे को ये पता चला कि तकरीबन 85 एकड़ ज़मीन वक्फ की है लेकिन उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, हम वहाँ पर गए और वहाँ पर पुलिस की मदद से सिड़कों के अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर वो ज़मीनें हमने वापस ली है, अपने उस पर कब्जे में ली है, हमने हासिल की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ बोर्ड को जानबूझकर न जाने कितनी सरकारों ने, हर एक ने ये कोशिश की है कि हमारी ज़मीन हमारे हाथ से कैसी छीन जाए। वक्फ के ताल्लुक से सरकारें चाहे किसी की भी हो, हर एक की कोशिश यही रही है ये मुसलमानों की जायदादें मुसलमानों के पास नहीं रहनी चाहिए। आज 85 एकड़ ज़मीन हमने अगर वापस लिए है तो हमारे सामने ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर उस ज़मीन के ऊपर हम करें क्या, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं वजाहत मिर्ज़ा साहब आपसे ये कहना चाहूँगा, हम कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी ऑर्गेनाइज करते हैं, हमको उसका हल ढूंढना पड़ेगा। अगर अल-इरफान जैसा स्कूल यहाँ पर इतनी अच्छी तालीम दे रहा है, मैं आपको बताऊँ इनके पास का जब एडमिशन शुरू होता है तो सर मेरे लिए बहुत तकलीफ होती है। आपका एडमिशन जब शुरू होता है इतने सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमारे को चिट्ठी दे दीजिएगा, क्योंकि आप एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। अगर हमको हमारी इस बीमारी का इलाज करना है तो वजाहत मिर्ज़ा साहब, हमको खुद ऐसे स्कूलों के पास जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि ये लो वक्फ की ज़मीन और वहाँ पर स्कूल खोलो। उन्हें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे मालूम है अगर फौजिया मैडम का परभनी के अंदर स्कूल है जहाँ पर इतनी अच्छी तालीम दी जा रही है, हमने फौजिया मैडम को ये ऑफर करना चाहिए कि मैडम आपने एप्लीकेशन नहीं दीजिएगा, वक्फ बोर्ड आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि लीजिए ये ज़मीन और वहाँ पर एक और स्कूल आप करिए। ये जब तक हम नहीं करेंगे होगा ये कि हम ज़मीनें तो हथिया लेंगे वापस, लेकिन कितनी बार हम लड़ेंगे और कितनी बार पुलिस का और सरकार का और प्रशासन का हम इस्तेमाल करेंगे। वो कहेंगे कि हमने तो ज़मीन आपको वापस दे दी थी, लेकिन फिर 8 दिन के बाद वहाँ पर दोबारा कब्जे शुरू हो जाएंगे। तो आज हमको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, वक्त और हालात के हिसाब से हमको बदलने की ज़रूरत है। कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो मैडम ने भी आंकड़े बताए हैं कि कितने स्कूल्स हैं
कि जहां पर बैठने के लिए जगह नहीं है, जहां पर हमारे पास फर्नीचर नहीं है, जहां पर हमने स्कूल खोल दिए हैं लेकिन कंप्यूटर्स नहीं है हमारे पास। क्या हम ये नहीं सोच सकते हैं कि फजर की नमाज के बाद जोहर तक हमारी मस्जिदें खाली रहती है? क्या हम उसको स्कूल के अंदर तब्दील नहीं कर सकते हैं? क्या वहां पर हम छोटे से नर्सरीज नहीं चला सकते हैं? कितनी सारी मस्जिदें हैं कि जहां पर फजर के बाद से जोहर तक हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं, हम लॉक लगा देते हैं। लेकिन कई सारी बस्तियों के अंदर अगर हम वहां पर छोटी नर्सरी अगर हम बना दें, बहुत सारे लोग हैं जो मुफ्त के अंदर तालीम देना चाहते हैं। पठान साहब जैसे लोग तो महानगर पालिका के अंदर इतना अच्छा काम किया है। आज एक आर्किटेक्ट को क्या जरूरत है यूनुस साहब को कि तालीम के अंदर उनको ये कॉन्फ्रेंस देने की? कहीं ना कहीं उन्हें भी ये दर्द सताता है कि नहीं, मैंने भी कुछ करना चाहिए। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत पड़ेगी। हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि रास्ते हमें ही निकालने पड़ेंगे। हम कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत सारे करेंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंसेस के बाद हर कॉन्फ्रेंस के अंदर हमको बीमारी बताई जाएगी कि बीमारी क्या है करके, उसका इलाज हम सबको मिलकर ढूंढने की जरूरत है। आज ये मुझे खुशी है, ठीक है, सियासी तौर के ऊपर कुछ भी हो, आज एक गरीब इलाके के अंदर एक मुफ्त स्कूल शुरू करने का हमने फैसला लिया है। 6 मंजिला इंशाल्लाह इमारत 2 साल के अंदर खड़ी करेंगे और वहां पर मुफ्त तालीम देने का काम करेंगे। अब ये कंपटीशन सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर एक राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि 6 मंजिला इमारत मैं खड़ी करूंगा और मैं मुफ्त के अंदर तालीम दूंगा, तो दूसरे ने खड़े रहकर ये कहना चाहिए कि मैंने सिर्फ भाषण ही नहीं, अगर तू एक करता है तो मैं 2 स्कूल बनाऊंगा और 2 स्कूल के अंदर मुफ्त तालीम देने का काम करूंगा। ये एक कॉम्पिटिशन हमारे बीच में होना चाहिए। दूसरा ये है कि आज जैसा हमने बताया है कि जिस मुल्क के अंदर आज भी हम मस्जिदों के अंदर दस्तियां फैलाकर अपने उलमाओं के लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं जुमे की नमाज के बाद, ये कहीं ना कहीं हम बंद कर सकते हैं अगर हमारी सही तरीके से इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन अगर हम करते हैं। कितना खराब लगता है कि आप अपने मौजन के लिए है तो दस्ती फैलाकर आप ये कर रहे हैं, जबकि इतनी सारी हमारी जायदादें हैं, वो जायदादों को हमको सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है जब फौजिया मैडम ये कहते हैं कि हमको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। नारेगांव के किसी महानगर पालिका के स्कूल के अंदर आप जाकर देखिएगा, हजारों की तादाद के अंदर बच्चे वहां पर पढ़ते हैं मैडम, हजारों की तादाद के अंदर पूरे गरीब मुस्लिम बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। और वहां पर क्लासेस कितने हैं? तो महज 8 से 9 क्लासेस है कि जहां पर हजारों गरीब मुस्लिम बच्चे नारेगांव के वहां पर पढ़ते हैं। जब हमने स्मार्ट सिटी के लिए हमने यहाँ पर फंड किया तो मैंने कमिश्नर को ये कहा कि आप जाइए और नारेगांव के स्कूल के अंदर क्या सिर्फ वहां पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको इस तरह से जानवरों की तरह ठूस कर है तो भरा जाएगा करके। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज नारेगांव का स्कूल जो बनने जा रहा है वो महानगर पालिका के औरंगाबाद का सबसे बड़ा स्कूल हम नारेगांव के अंदर बनाने के लिए जा रहे हैं। और वो इसलिए कि जैसा वजाहत साहब ने ये बताया है कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर बात करने की आप जरूरत है। जिसको अच्छे तरीके से समझ में आता है उसको अच्छे तरीके से, जिसको नहीं समझ में आता है उसको वही भाषा के अंदर बात करने की जरूरत है। मुझे आज सिर्फ यही नहीं कहना है, आज जब मैं बहुत सारे नौजवानों को देखता हूँ, इस शहर की मिसाल है, यहाँ से फुलंबरी एक छोटा सा गांव है, आप लोग कितने लोग जानते नहीं होंगे। एक सलमान नाम का लड़का जब यूपीएससी पास किया तो उसको मुबारकबाद देने के लिए मैं उसी दिन उसके गांव के अंदर फुलंबरी गया। दोस्तों कभी जाइए और जाकर देखिए उसका घर, बहुत दूर मुझे अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ी और पैदल चलते हुए एक पहाड़ एक डोंगर था उसको चढ़कर उस गांव के अंदर जाना पड़ा जहां उसका घर था। वो लड़का यूपीएससी पास किया, उसके घर की हालत देख के मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि ऐसे घर से एक हीरा निकल सकता है। आज वो लड़का कई मर्तबा मुझे दिल्ली के हवाई अड्डे के ऊपर मिलता है और कहता है कि मैं आसाम के अंदर इनकम टैक्स कमिश्नर की हैसियत से, IRS की हैसियत से वहां पर काम कर रहा हूँ, IRS का जॉब कर रहा हूँ। अंसार शेख, तो बहाने करने वालों के लिए बहुत सारे बहाने हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करने वाले हैं तो ऐसे अंसार शेख जैसे लड़के भी है, सलमान जैसे लड़के भी है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर मेहनत करने की, जिनके अंदर ये एस्टैब्लिश करने की, ठीक है मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मैं मेहनत करूंगा और अपना हल हासिल करूंगा। जो तकलीफें मेरे वालिदैन ने, मेरे
घर वालों ने सही है, मैं वो नहीं बल्कि एक अपना अलग रास्ता बनाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं आप लोगों से सिर्फ यही इल्तिजा करना चाहूँगा कि आज जैसा वजाहत साहब ने कहा है कि बहुत सालों के बाद वक्फ बोर्ड के अंदर एक पूरा बोर्ड तैयार हुआ है और हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत तकलीफ बन चुके हुए हैं। लोग ये समझते थे कि वक्फ बोर्ड मतलब हमारे बाप की जागीर है, इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आज सिर्फ फौजिया मैडम का नाम आता है तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। वजाहत मिर्जा साहब को देखकर लोग कहते हैं कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो वक्फ बोर्ड के अंदर अच्छा होने वाला है। आप लोगों से हम सिर्फ दुआओं की इल्तिजा करते रहिएगा, हमारे लिए सिर्फ दुआएं करते रहिएगा, बाकी की लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।